आज का अफसाना दूध दूध का दाम। ये पहली बार हिंदी में इसी शीर्षक से हंस के जुलाई 1934 के अंक में प्रकाशित हुआ और उर्दू में दूध की कीमत के नाम से छपे अफसानों के मजमूए में शाये हुआ। पेश है मुंशी प्रेमचंद जी का अफसाना दूध की कीमत। अब बड़े बड़े शहरों में दाइयाँ और नर्सें भी नज़र आती हैं, लेकिन देहातों में अभी तक रच्चा खाना रविश कदीम की तरह भंगनों के ही दायरे इक़्तिदार में है और एक अरसे दराज तक इसमें इस्लाह की कोई उम्मीद नहीं। बाबू महेशनाथ अपने गांव के ज़मींदार ज़रूर थे, तालीम याफ्ता भी थे, रच्चा खाने की इस्लाह की ज़रूरत को भी तस्लीम करते थे, लेकिन अमली मुश्किलात को क्या करते। देहात में जाने को कोई नर्स राज़ी भी हुई तो ऐसा मुआवजा तलब किया कि बाबू साहब को सर झुकाकर चले आने के सिवा कोई तदबीर न सूझी। लेडी डॉक्टर के पास जाने की हिम्मत ही कैसे हो सकती थी। उनका महंताना तो गालिबन बाबू साहब की पूरी मिल्कियत से भी पूरा ना होता। आखिर जब 3 लड़कियों के बाद ये चौथा लड़का पैदा हुआ तो फिर वही गूदड़ की बहू। बच्चे बेशतर रात को ही पैदा होते हैं, चुनांचे आधी रात को बाबू साहब के चपरासी ने गूदड़ गूदड़ की हाँक लगाई। चमारों की टोली जाग उठी। गूदड़ के घर में उस रोज़े सईद की महीनों से तैयारी थी। खदशा था यूं ही कि कहीं बेटी ना हो जाए, नहीं तो फिर वही बंधा हुआ रुपया और वही एक साड़ी मिलकर रह जाएगी। इस मसले पर मियाँ बीवी में बार बार तबादला ख्यालात हो चुका था, शर्तें लग चुकी थीं। गूदड़ की बहू कहती थी कि अगर अब के बेटा ना हुआ तो मुंह ना दिखाऊं। हाँ मुंह ना दिखाऊं। और गूदड़ कहता कि देखो बेटी होगी और बीच खब खेत बेटी पैदा होगी, बेटा पैदा होगा तो मूछें मुंडवा लूँगा। शायद गूदड़ समझता था कि इस तरह भंगन में मुखालिफाना जोश पैदा करके वो बेटे की आमद के लिए रास्ता तैयार कर रहा है। भंगन बोली, अब मुंडवा ले मूछें, दाढ़ी जा। कहती थी बेटा होगा, पर सुनते ही नहीं, अपनी रट लगाए, खुद तेरी मूछें मूंद दूंगी, खूंटी तो रखूँ नहीं। गूदड़ ने कहा, अच्छा मूंड लेना भली मानस। मूछें फिर निकले ही नहीं। तीसरे दिन फिर देखे, जूं की तू है, मगर जो कुछ मिलेगा उसमें आधा मैं रख लूँगा, कह देता हूँ। भंगन ने अंगूठा दिखाया और अपने 3 महीने के बच्चे को गूदड़ के सुपुर्द कर सिपाही के साथ चल दी। गूदड़ ने पुकारा, अरे सुन तो, कहाँ भागी जाती है, मुझे भी तो रोशन चौकी बजाने जाना पड़ेगा। भंगन ने दूर ही से कहा, तो कौन बड़ी मुश्किल है, वही धरती पर लिटा देना और रोशन चौकी बजाना, मैं आकर दूध पिला दिया करूँगी। महेशनाथ के यहाँ अब के भंगन की खूब खातिर की गई। सुबह को हरीरा मिलता, दोपहर को पूरियाँ और हलवा, तीसरे पहर को फिर और रात को फिर, और गूदड़ को भी भरपूर प्रसाद मिलता था। भंगन अपने बच्चे को दिन भर में 2 बार से ज़्यादा दूध न पिला सकती, उसके लिए ऊपर का दूध मंगा दिया जाता। भंगन का दूध बाबू साहब का बच्चा पीता था और ये सिलसिला 12वें दिन भी बंद न हुआ। मालकिन मोटी ताज़ी औरत थी, मगर अब की कुछ ऐसा इत्तेफाक के दूध ही नहीं। तीनों लड़कियों की बाद इतनी अफराद से दूध होता था कि लड़कियों को बदहज़मी हो जाती थी। अब की एक बूंद नहीं। भंगन जनाई भी थी और दूध पिलाई भी। मालकिन ने कहा, भंगन हमारे बच्चे को पाल दे, फिर जब तक जिए बैठी खाती रहना। 5 बीघे माफ़ी दिलवा दूंगी, तेरे पोते तक खाएंगे। और भंगन काला डला ऊपर का दूध हजम न कर सकने के बायस बार बार तय करता। और भंगन का काला डला ऊपर का दूध हजम न कर सकने के बायस बार बार तय करता और रोज़ बरोज़ कमज़ोर होता जाता। भंगन कहती, और मुंडन में जो जोड़े लूँगी बहू जी, कह देती हूँ बहू जी। हाँ जोड़े लेना भाई, धमकाती क्यों है, चांदी के लेगी या सोने के। वाह बहू जी वाह, चांदी के जोड़े पहन के किसे मुँह दिखाऊंगी। अच्छा सोने के ले लेना भाई, कहती तो हूँ। और ब्याह में कंठा लूँगी, और चौधरी इंटू ब्रैकेट गूदड़ के लिए हाथों के तोड़े, बहू जी वो भी ले लेना, वो दिन तो भगवान दिखाएं। घर में मालकिन के बाद भंगन की हुकूमत थी। महरियाँ महराजन मजदूर ने
सब उसका रोग मानती थी, यहाँ तक कि खुद बहू जी उससे दब जाती थी। एक बार तो उसने महेशनाथ को भी डांटा, हंसकर टाल गए। बात चली थी भंगियों की। महेशनाथ ने कहा, दुनिया में और चाहे कुछ हो जाए, भंगी भंगी रहेंगे, उन्हें आदमी बनाना मुश्किल है। इस पर भंगन ने कहा था, मालिक, भंगी तो बड़े बड़ों को आदमी बनाते हैं, उन्हें कौन आदमी बनाएगा। ये गुस्ताखी करके दूसरे मौके पर भला भंगन सलामत रहती। ये गुस्ताखी करके किसी और मौके पर भला भंगन सलामत रहती, सर के बाल उखाड़ लिए जाते। लेकिन आज बाबू साहब हंसे और तय कहा मारकर बोले, भंगन बड़े पते की बात कहती है। भंगन की हुकूमत साल भर तक कायम रही, फिर छिन गई। बच्चे का दूध छुड़ा दिया गया। अब ब्राह्मणों ने भंगी का दूध पीने पर एतराज़ किया। मोटे राम शास्त्री तो प्रायश्चित की तजवीज़ कर बैठे, लेकिन महेशनाथ अहमक ना थे। फटकार बताई, प्रायश्चित की खूब कही आपने शास्त्री जी, कल तक इसी भंगन का खून पी कर पला, अब प्रायश्चित करना चाहिए। वाह। शास्त्री जी बोले, बेशक कल तक भंगन का खून पी कर पला, गोश्त खाकर पला, ये भी कह सकते हो, लेकिन कल की बात थी कल थी, आज की बात आज है। जगन्नाथपुर में तो छूत अछूत सब एक साथ खाते हैं, मगर यहाँ तो नहीं खा सकते बाबूजी। और क्या कहें, पूरी तक नहीं रह जाते, लेकिन अच्छे हो जाने पर तो नहीं खा सकते ना। तो इसके मानी ये है कि धर्म बदलता रहता है, कभी कुछ कभी कुछ। और क्या, राजा का धर्म अलग, प्रजा का धर्म अलग, अमीर का धर्म अलग, गरीब का धर्म अलग। राजा महाराजे जो चाहें खाएं, जिसके साथ चाहें खाएं, जिसके साथ चाहें शादी ब्याह करें, उनके लिए कोई कैद नहीं। राजा हैं, मगर हमारे और तुम्हारे लिए तो कदम कदम पर बंदिशें हैं। इसका धर्म है प्रायश्चित, इसका धर्म है प्रायश्चित तो ना हुआ, लेकिन भंगन से उसकी सल्तनत छीन ली गई। बर्तन, कपड़े, अनाज इतनी कसरत से मिले कि वो अकेली ना ले जा सकी। और सोने के जोड़े भी मिले, और एक दो नई खूबसूरत साड़ियाँ, मामूली नैन सुख की नहीं, जैसी लड़कियों की बार मिली थी। उसी साल चेचक का जोर हुआ। गूदड़ पहले ही जद में आ गया, भंगन अकेली ही रह गई, मगर काम जूं का तू चलता रहा। भंगन के लिए गूदड़ उतना ज़रूरी न था जितना गूदड़ के लिए भंगन। लोग मुंतज़िर थे कि भंगन अब गई, फला भंगी से बातचीत हुई, फला चौधर आए, लेकिन भंगन कहीं ना गई। यहाँ तक कि 5 साल गुजर गए और मंगल दुबला, कमज़ोर और दायमुल मर्ज रहने पर दौड़ने लगा। माँ का दूध नसीब ही ना हुआ तो दायमुल मर्ज क्यों ना होता। एक दिन भंगन महेशनाथ के मकान का परनाला साफ कर रही थी। महीनों से गलाजत जमा हो गई थी, आंगन में पानी भरा रहने लगा था। परनाले में एक लंबा बांस डालकर जोर से हिला रही थी। पूरा दाहिना हाथ परनाले के अंदर था कि यकायक उसने चिल्लाकर हाथ बाहर निकाल लिया, और उसी वक्त एक लंबा सा काला सांप परनाले से निकलकर भागा। लोगों ने दौड़कर उसे तो मार डाला, लेकिन भंगन को ना बचा सके। ख्याल था कि पानी का सांप है, ज़्यादा जहरीला ना होगा, इसलिए पहले कुछ गफलत की गई। जब जहर जिस्म में पेवस्त हुआ और लहरें आने लगी, तब पता चला कि पानी का सांप नहीं, काला सांप था। मंगल अब यतीम था। दिन भर महेश बाबू के दरवाजे पर मनलाया करता। घर में इतना झूठा बचता था कि ऐसे 10-5 बच्चे सैर होकर खा सकते थे। मंगल को कोई तकलीफ ना थी। हाँ, दूरी से उसे मट्टी के एक सकोरे में खाना डाल दिया जाता और गांव के लड़के उससे दूर दूर रहते। ये बात उसे अच्छी ना लगती। सब लोग अच्छे अच्छे बर्तनों में खाते हैं, उसके लिए मिट्टी के सकोरे। यूँ उसे तफरीक का मुतलिक एहसास ना होता, लेकिन लड़के उसे चिढ़ा कर इस जिल्लत के एहसास को शान पर चढ़ाते कि उतारे कपड़ों में से एक थी। जाड़ा, गर्मी, बरसात, हर मौसम के लिए वो एक सी आरामदेह, यही उसकी खुसूसियत थी। और सख्त जान मंगल झुलसती हुई लू और कड़ाके के जाड़े और मूसलाधार बारिश में भी जिंदा था और तंदुरुस्त था। बस उसका कोई रफ़ीक ना था। कोई रफ़ीक था तो गांव का एक कुत्ता, जो अपने हम चश्मों की बदमिजाजियों और तंग ज़रीफ़ियों से तंग आकर मंगल के ज़ेर साए आया पड़ा था। खाना दोनों का एक था, कुछ तबीयत भी एक जैसी थी, और गालिबन दोनों एक दूसरे के मिजाज से वाकिफ़ हो गए थे। मंगल ने उसका नाम रखा टॉमी, मगर टॉमी महेशनाथ के अंग्रेज़ी कुत्ते का नाम था, इसलिए उसका इस्तेमाल वो उसी वक्त करता जब दोनों रात को सोने लगते।
फिर ज़रा खिसक कर सो, आखिर मैं कहाँ लेटूं, सारा टाट तो तुमने घेर लिया। टॉमी कूं कूं करता और दम हिलाता, बजाय इसके कि खिसक जाए और ऊपर चढ़ाता और मंगल का मुंह चाटने लगता। शाम को वो एक बार रोज़ अपना घर देखने और फिर थोड़ी देर रोने जाता। पहले साल फूस का छप्पर गिरा, दूसरे साल एक दीवार गिरी, अब सिर्फ आधी दीवारें खड़ी थी, जिसका ऊपर का हिस्सा नोकदार हो गया था। यहीं उसे मोहब्बत की दौलत मिली थी, वही मज़ा, वही याद, वही कशिश उसे एक बार हर रोज़ उसी वीराने में खींच ले जाती। और टॉमी हमेशा उसके साथ होता। वो खंडर की मखरूती दीवार पर बैठ जाता और ज़िंदगी के आने वाले और गुज़िश्ता ख्वाब देखने लगता, और टॉमी दीवार पर कूद जाने की बार बार नाकाम कोशिश करता। एक दिन कई लड़के खेल रहे थे, मंगल भी पहुंचकर दूर खड़ा हो गया। सुरेश को उस पर रहम आया, या खेलने वालों की जोड़ी पूरी न पड़ती थी। कुछ हो, उसने तजवीज़ की कि आज मंगल को भी खेल में शरीक कर लिया जाए। यहाँ कौन देखने आता है? सुरेश ने मंगल से पूछा, क्यों रे, खेलेगा? मंगल बोला, खिलाओगे तो क्यों ना खेलूँगा। सुरेश ने कहा, अच्छा तो हम तीनों सवार बनते हैं और तुम टट्टू बन जाओ, हम लोग तुम्हारे ऊपर सवार होकर घोड़ा दौड़ाएंगे। मंगल ने पूछा, मैं बराबर घोड़ा ही रहूँगा कि सवारी भी करूँगा? ये मसला टेढ़ा था। सुरेश ने एक लम्हा गौर करके कहा, तुझे कौन अपनी पीठ पर बिठाएगा? सोच, आखिर तू भंगी है कि नहीं? मंगल ने किसी कदर दिलेर होकर कहा, मैं कब कहता हूँ कि मैं भंगी नहीं हूँ, लेकिन जब तक मुझे भी सवारी करने को ना मिलेगी मैं घोड़ा ना बनूंगा। तुम लोग सवार बनोगे और मैं घोड़ा ही बना रहा हूँ। सुरेश ने तहकुमाना लहजे में कहा, तुझे घोड़ा बनना पड़ेगा। उसने मंगल को पकड़ना चाहा, मंगल भागा, सुरेश भी दौड़ा। मंगल ने कदम और तेज़ किया, सुरेश ने भी जोर लगाया, मगर सियारखोरी ने उसे थल थल बना दिया था और दौड़ने से उसका सांस फूलने लगता था। आखिर सुरेश ने रुक कर कहा, आकर घोड़ा बनो, वरना कभी पाऊंगा तो बुरी तरह पीटूंगा। तुम्हें भी घोड़ा बनना पड़ेगा। अच्छा, हम भी बन जाएंगे, तुम बाद में भाग जाओगे, इसलिए पहले तुम बन जाओ, मैं सवारी कर लूँ फिर मैं बनूंगा। सुरेश ने चकमा दिया। मंगल ने उसके मतलब को बरहम कर दिया। साथियों से बोला, देखो इसकी बदमाशी, भंगी है। तीनों ने आपके मंगल को घेर लिया और ज़बरदस्ती घोड़ा बना दिया। सुरेश अपना वज़नी जिस्म लेकर उसकी पीठ पर बैठ गया और टिक टिक करके बोला, चल घोड़े चल। मगर उसके बोझ के नीचे गरीब मंगल के लिए हिलना भी मुश्किल था, दौड़ना तो दूर की बात। एक लम्हा तो वो जब्त किए चौपाया बना खड़ा रहा, लेकिन ऐसा मालूम होने लगा कि रीढ़ की हड्डी टूटी जाती है। उसने आहिस्ता से पीठ सिकोड़ी और सुरेश की रान के नीचे से सरक गया। सुरेश गद से गिर पड़े और भोंपू बजाने लगे। माँ ने सुना सुरेश क्यों रो रहा है। गांव में कहीं सुरेश रोए, उनके ज़की उल हुस्न हसन कानों में ज़रूर आवाज़ आ जाती, और उसका रुंगना था भी दूसरे लड़कों से बिल्कुल निराला, जैसे छोटी लाइन के इंजन की आवाज़। एक मिनट में सुरेश आंखें मलता हुआ घर में आया। आपको जब कभी रोने का इत्तेफाक होता था तो घर में फरियाद लेकर ज़रूर आते थे। माँ चुप कराने के लिए कुछ न कुछ दे देती थी। आप थे तो 8 साल के, मगर बहुत बेवकूफ़, हद से ज़्यादा प्यारे। माँ ने पूछा, क्यों रो रहा है सुरेश, किसने मारा? सुरेश ने रोते हुए कहा, मंगल ने छू दिया। पहले तो माँ को यकीन ना आया, लेकिन जब सुरेश कस्में खाने लगा तो यकीन लाना लाजमी हो गया। उसने मंगल को बुलवाया और डांट कर बोली, क्यों रे मंगलू, अब तुझे बदमाशी सूझने लगी है? मैंने तुझसे कहा था कि सुरेश को छूना नहीं, याद है कि नहीं? बोल मंगल। मंगल ने दबी आवाज़ से कहा, याद है। तो फिर तूने इसे क्यों छुआ? तूने छुआ तो ये रोता क्यों था? ये गिर पड़े इसलिए रोने लगे। चोरी और सीना जोरी? देवी दांत पीस कर रह गई। मारे तो उसी वक्त स्नान करना पड़े। कच्ची तो हाथ में लेना ही पड़ती, और छूत की बरकी रहो कच्ची के रास्ते उनके जिस्म में सरायत कर जाती। इसलिए जहाँ तक गालियाँ दे सकी दी और हुक्म दिया कि इसी वक्त यहाँ से निकल जा, फिर जो तेरी सूरत नज़र आई तो खून ही पी जाऊँगी। मुफ्त की रोटियाँ खा खा कर शरारत सूझती है। मंगल में गैरत तो क्या होगी, खौफ था। चुपके से अपने सकोरे उठाए, टाट का टुकड़ा बगल में दबाया, धोती कंधे पर रखी और रोता हुआ वहाँ से चल पड़ा। अब वो यहाँ कभी नहीं आएगा, यही तो होगा कि भूखों मर जाऊँगा, क्या हर्ज है? इस तरह जीने से फ़ायदा ही क्या? गांव में और कहाँ जाता? भंगी को कौन पनाह देता? वही अपने बेदरो दीवार की आड़ थी, जहाँ पिछले दिनों की यादें उसके आंसू पोंछ सकती थीं। वहीं जाकर पड़ रहा और खूब फूट फूट कर रोया। अभी आधा घंटा भी न गुजरा होगा कि टॉमी भी उसे ढूंढता हुआ आ पहुंचा। लेकिन जूं जूं शाम होती गई उसका एहसास ज़िल्लत भी गायब होता गया।
बचपन की बेताब करने वाली भूख जिस्म का खून पी पी कर और भी बेपनाह होती जाती थी। आंखें बार बार सकोरों की तरफ उठ जाती। उसने मशवरे के तौर पर टॉमी से कहा, खाओगे क्या? मैं तो भूखा ही लेट रहूँगा। टॉमी ने कूं कूं करके शायद कहा, इस तरह की ज़िल्लतें तो हमारी सारी ज़िंदगी सहनी है। फिर ज़रा देर में दुम हिलाता हुआ उसके पास जा पहुंचा। हमारी ज़िंदगी इसीलिए है भाई। मंगल बोला, तुम जाओ, जो कुछ मिल जाए खा लो, मेरी परवाह ना करना। टॉमी ने फिर अपनी बोली में कहा, अकेला नहीं जाता, तुम्हें साथ ले चलूँगा। एक लम्हा बाद भूख ने तालीफ का एक नया पहलू इख्तियार किया। मालकिन तलाश कर रही होंगी। क्यों टॉमी? और क्या बाबूजी और सुरेश खा चुके होंगे? कहार ने उनकी थाली का झूठा निकाल लिया होगा और हमें पुकार रहा होगा। बाबूजी और सुरेश दोनों की थालियों में घी और मीठी मीठी चीज़ें यूँ मिलाई, मीठी मीठी चीज़ें हम मिलाई, हमारी आवाज़ ना सुनाई देगी तो सबका सब घोड़े पर डाल देंगे। ज़रा देख लें कि हमें पूछने आता है। यहाँ कौन पूछने आएगा? कोई ब्राह्मण हो? अच्छा चलो तो वहीं चलें, मगर छुपे हुए रहेंगे। अगर किसी ने पुकारा तो मैं लौट आऊँगा, ये समझ लो। अगर किसी ने ना पुकारा तो मैं लौट आऊँगा, ये समझ लो। दोनों वहाँ से निकले और आकर महेशनाथ के दरवाजे पर एक कोने में दुबक कर खड़े हो गए। टॉमी शायद इधर उधर की खबर लाने चला गया। महेश बाबू थाली पर बैठ गए। नौकर आपस में बातचीत कर रहे थे। एक ने कहा, आज मंगलू नहीं दिखाई देता, भूखा होगा बेचारा। मालकिन ने डांटा था, इसीलिए भागा था शायद। मंगल के जी में आया चलकर उसके आदमी के कदमों पर गिर पड़े। दूसरे ने जवाब दिया, अच्छा हुआ निकाला गया, नहीं तो सवेरे सवेरे भंगी का मुंह देखना पड़ता था। मंगल और अंधेरे में खिसक गया। अब क्या उम्मीद की जा सकती है? महेश और सुरेश थाली से उठ गए। नौकर हाथ मुंह धुला रहा है। अब बाबूजी हुक्का पिएंगे, सुरेश सोएगा। गरीब मंगल की किसे फिक्र? इतनी देर हो गई, किसी ने नहीं पुकारा। कौन पुकारेगा? मंगल आध घंटे तक वहाँ दुबका रहा। किसी ने उसका नाम ना लिया। उसने एक लंबी सांस ली और जाना चाहता था कि उसने उसी कहार को एक थाले में झूठा खाना ले जाते देखा। शायद घूरे पर डालने जा रहा था। मंगल अंधेरे से निकलकर रोशनी में आ गया। अब सब्र ना हो सकता था। कहार ने कहा, अरे तू यहाँ था? हमने कहा कहीं चला गया। ले खा ले, मैं फेंकने जा रहा था। मंगल ने कहा, मैं तो बड़ी देर से यहाँ खड़ा था। कहार ने कहा, तो बोला क्यों नहीं? मंगल बोला, डर लगता था। मंगल ने कहार के हाथ से थाली ले ली और ऐसी नज़रों से देखा जिसमें शुक्र और एहसानमंदी की एक दुनिया छुपी हुई थी। फिर वो दोनों नीम के दरख्त के नीचे हस्बे मामूल खाने लगे। मंगल ने एक हाथ से टॉमी का सर सहला कर कहा, देख, पेट की आग ऐसी होती है, लात की मारी हुई रोटियां भी ना मिलती तो क्या करते? टॉमी ने दुम हिलाई। सुरेश को अम्मा ही ने पाला है टॉमी। टॉमी ने फिर दुम हिला दी। लोग कहते हैं कि दूध का दाम कोई नहीं चुका सकता टॉमी। टॉमी ने फिर दुम हिला दी। और मुझे दूध का यह दाम मिल रहा है। टॉमी ने फिर दुम हिला दी।